अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इस लेवल से भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, प्लीज कीप सम ड्राई पाउडर टू बाय ऑन करेक्शन। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, नीचे में खरीदने के लिए पैसे जेब में होना जरूरी है। दूसरा, जब आप निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। यहाँ से लेके मई 24 तक बहुत सारी इवेंट ऐसी है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती रहेगी। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो नीचे में खरीदने के लिए जगह रखना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ये दो अगर आपको जचता है तो इस लेवल से आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा नरेश भाई, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, ये ऐसा क्या ट्रिगर रहा मार्केट में जो एकदम से इतनी बड़ी रैली आ गई आपके हिसाब से? ये जो हालांकि आप नियर टर्म मूव्स को इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती होगी, तो ऐसा क्या फैक्टर, क्या चेंज हुआ जो इतनी बड़ी रैली आई लोअर लेवल से? अनुज भाई, एफपीआईज ने एक लेसन शायद सीख लिया है। दुनिया के दूसरे इमर्जिंग मार्केट में एग्जिट एंट्री इजी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन एग्जिट डिफिकल्ट है। कुछ समय पहले डॉक्टर मार्क मोबियस ने कहा था, उन्होंने चाइना में शेयर्स बेचे लेकिन पैसे बाहर नहीं ले जा सके। भारत में एग्जिट इजी है। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में तकरीबन एफपीआईज ने $35 बिलियन की सेलिंग की। $8 बिलियन से ज्यादा सेलिंग तो सिर्फ एक ग्रुप के स्टॉक में की, लेकिन एक एक पैसा वो लेके जा सके। भारत में एंट्री डिफिकल्ट है। अगर वो $35 बिलियन खरीदने आए तो पता नहीं अपना इंडेक्स कहाँ पे होगा। तो एक उन्हें समझ आ गया है कि भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। एंड हमारे जो क्रिटिक है वो भी तो ये एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, आज नहीं तो कल भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 30 सालों में हमने जो स्लो मोशन में $3 ट्रिलियन के आसपास वेल्थ क्रिएशन होता देखा है, उतना वेल्थ क्रिएशन आने वाले 7 से 10 सालों में फास्ट फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो सबको खरीदना ही है। किसी ने शॉर्ट किया, वो कवर करके खरीद रहा है। कोई पेशेंट इन्वेस्टर है, वो करेक्शन पे खरीद रहा है। ओके, अच्छा ठीक है। तो नीरज भाई, अब इस समय आपको पर्सनली, आपने जैसे कहा कि धीरे धीरे बाय करिए, लेकिन अपना थोड़ा पाउडर ड्राई रखिए करेक्शन के लिए। अगर करेक्शन आती है तो किन पॉकेट्स पर आपकी नजर होगी सबसे इस समय जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां पर आप फ्रेश मनी डालना चाहेंगे? 3 पॉकेट्स है अनुज भाई, जहां पे हमें लगता है कि आने वाले समय में पैसे मार्केट से ज्यादा बनने की उम्मीद है। पहला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। मतलब पूरे भारत की बैंक के लिए सिर्फ एक ही बात कहना काफी है कि हमारी शामराव विठल बैंक को अनाउंस करना पड़ता है। जब आप एसवीबी की बात करते हो तो अमेरिका में उठी हुई बैंक है, हम नहीं है। यही दिखाता है कि दुनिया की बैंकों के सामने हमारी बैंकों की स्थिति क्या है। अब जब अपने घर में आग लगी है तो ऑब्वियसली एफपीआई दूसरी जगह में बैंकों को बेचना चालू कर देंगे। उनकी सेलिंग की वजह से बैंकों के दाम कम हुए हैं, वैल्यूएशन सस्ता हुआ है और फंडामेंटल्स तो पहले से भी बढ़िया हुए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जब भी एफपीआई अपनी पोजीशन वापस बनाने आएंगे तब वहां पे एक तेजी हो सकती है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। चाइना प्लस वन की वजह से बहुत सारी कंपनी चाइना से अपने सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कर रही है। 14% से आसपास कंपनियां भारत में डेरा लगा रही है। भारतीय कंपनी को ग्लोबल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है रोड में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, उस वजह से हमारी कंपनी कुछ क्षेत्रों में दुनिया में कॉम्पिटिटिव बन रही है।
ये सारी चीजों को मिला के देखे, जैसा हमने केमिकल सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, जैसे आउटसोर्सिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, वैसे कुछ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारे क्षेत्रों को एक ही थीम में कंबाइन करे तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया यह थीम आगे चल सकती है। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। जनरली हमने देखा है कि इलेक्शन के पहले सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी ज्यादा करती है और पुराने निवेश किए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। तो हायर अलोकेशन एंड फास्टर एग्जीक्यूशन यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा। अच्छा नीलेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। इससे पहले के 3 जो मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, हमने हमेशा एक बात की है कि डेट में भी पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा डालिए, इक्विटी से अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। पर इस बार की मंत्रणा से पहले एक चीज हो गई है कि भारत में ही आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने रेट हाइक की प्रोसेस सबसे पहले शुरू करी थी और रेट पॉज का बटन भी उन्होंने सबसे पहले बताया। ऑल उन्होंने कहा कि ये एक पॉज है, ये यू टर्न नहीं है। बट इस पॉज के बाद वो जो हमारी एक डिस्कशन हुआ था ना कि अब डेट में पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा डालिए, अब विचार क्या है आपका यहाँ पे, और आप इस पॉज को कितना स्ट्रांग मानते हैं और यहां से फर्दर रेट हाइक नहीं होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? वीरेंद्र भाई, 30 साल के करियर में एक चीज सीखी है कि मार्केट कहाँ पे टॉप अप होगा या बॉटम आउट होगा, उसके पीछे समय और शक्ति व्यर्थ करने की जगह पे हमेशा ये सोचो अपसाइड कितनी है, डाउनसाइड कितनी है। ब्याज के दरों में देखे तो अगर रेट हाइक होती है तो वो भी तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट के आसपास होगी, उससे ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। रेट कट का अगर माहौल बनाए आने वाले 2-3 सालों के लिए तो वो 25 बेसिस पॉइंट से तो बहुत ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपका अपसाइड डाउनसाइड रेशो 1:3, 1:4, 1:5 के आसपास है। ऐसे समय में रेट कहाँ पे टॉप अप होंगे, उससे अच्छा बेहतर है कि मैं अभी से निवेश कर लूं और 2 या 3 साल का व्यू ले लूं, ताकि मेरा अपसाइड डाउनसाइड रेशो रेट हाइक वर्सेस रेट कट हमारी फेवर में आ जाए। मुझे लगता है 2023 में शायद न हो, लेकिन 2024 में डेट के रिटर्न्स के अंदर कूपन इनकम के साथ साथ ब्याज की दरें नीचे गिरने की वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा और इसीलिए लोगों को डेट में अपने असेट एलोकेशन के अनुसार इस समय सबसे लंबे ड्यूरेशन में, सबसे लंबी मैच्योरिटी में निवेश करना चाहिए।